नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। और आज महिला दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है उड़ान। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे उन 3 शक्तियों की जिन्होंने देश के अंदर अपना लोहा मनवाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी की। इसके साथ ही हम बात करेंगे ईरा सिंघल जो 2014 में यूपीएससी टॉपर रही है, आईएएस अधिकारी। शो में मिलवाएंगे सीमा ढाका जी से जिन्होंने 76 बच्चों को रेस्क्यू किया है। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शक्ति साहस प्रदायिनी। तो आज जनता टीवी की टीम महिला दिवस पर आप पहुंची है विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी के घर पर। उनसे ही जानेंगे कि उनका अब तक का सफर किस तरीके का रहा। अनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और क्योंकि आज महिला दिवस है, आप देश की शक्तियों में से एक शक्ति हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि उस वक्त जब आप विंग कमांडर बनी तब कैसा फील हुआ आपको, कैसा लग रहा था उस समय? थैंक यू सो मच दीपशिखा, आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने जो सवाल पूछा है कि जब हम लोगों ने अपनी सर्विस ज्वाइन की थी तो ये एक नया फील्ड था। हम अपने सब्जेक्ट के, अपने क्षेत्र के पायोनियर्स थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भारतीय वायुसेना ने ये केवल 5 साल के लिए महिला अधिकारियों को एंट्री दी थी, ये कहते हुए कि ये प्रयोग के तौर पर एंट्री है और अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो आगे चल के सर्विस को बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। तो ये पहली बार में ही वायुसेना ने कह दिया था। तो चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन एक थ्रिल भी था, क्योंकि जब बहुत सारे, पहली बार में शायद 75,000 एप्लीकेंट्स थे, उसमें से 12 महिलाओं का और फिर दूसरी बार 18 महिलाओं का चुना जाना, तो ये अपने आप में एक बहुत खुशी की बात थी। और हमने वो भी फील किया। और चुनौतियां फिर आगे आई जब हम एयरफोर्स एकेडमी में गए, क्योंकि जो डिफेंस है उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग है और दूसरी तरफ परिवार। तो कैसे मैनेज किया आपने? सर्विस में आने के पहले तो मेरे घर से कोई डिफेंस सर्विसेज में था नहीं, तो मुझे एक यूनिफॉर्म बहुत आकर्षित भी करती थी। सर्विस में आने के बाद जब हम सेटल हुए अपनी यूनिट्स में, तो शुरुआती तौर पर जब हमारा परिवार नहीं था तब तो सब कुछ आराम से चल जाता था। लेकिन मेरे साथ परिवार शुरू से ही था, क्योंकि मैंने अपने दोनों माता पिता को 20 और 21 साल की उम्र में खो दिया था। तो जो 2 मेरी छोटी बहनें थी वो मेरे साथ रहा करती थी। तो मुझे शुरू से ही वायुसेना में एक तरह से उन्होंने फैमिली अकोमोडेशन दिया था, और वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। फिर जब शादी हुई तो शादी भी एक सर्विस ऑफिसर से ही हुई, जो कि इंडियन नेवी में नेवल एविएशन में ऑफिसर थे। तो जब परिवार के दोनों लोग एक ही क्षेत्र में काम करें तो फिर ये एक चीज़ हो जाती है कि समझदारी आ जाती है, हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स समझने लगते हैं। और फिर जो भारत में एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि जो सम्मिलित परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, उनसे मदद मिल जाती है। जिस समय आपको, क्योंकि भारतीय सेनाओं की जो ड्यूटीज़ हैं वो किसी समय के साथ आप बांध नहीं सकते। आप आमतौर पे 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कभी भी वो 24 घंटे में तब्दील हो सकता है। सही बात। तो ऐसे में जो हमारे जैसे मेरे हस्बैंड का जो परिवार है, क्योंकि मेरे तो माता पिता थे नहीं, तो हम सब साथ में ही हमने रहना शुरू किया। और उससे घर में जो आगे चल के दायित्व होते हैं वो अपने आप आसान होते गए। वैसे तो जो डिफेंस है अब तो उसमें महिलाएं बहुत सारी हो चुकी हैं, लेकिन उस समय तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये? शुरुआती तौर पर ये होता था कि बहुत सारे ऐसे हमारे सबॉर्डिनेट्स थे जिनकी बेटियां हमारी उम्र की थी, तो उनको शुरू में बड़ा खराब लगता था कि ये हमको ऑर्डर्स कैसे दे सकती हैं। पर हमने उनको कभी ऑर्डर नहीं दिया। हमने कोशिश ये की कि उनके लेवल तक पहुंचकर और उनको वो बात आराम से कही जा सके, ऑर्डर की तरह ना कहें। शुरुआत में ये प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि कभी मुझे याद है एक बार मैंने एक हमारे जूनियर वारंट ऑफिसर थे, उनको कुछ कहा तो वो जाके मेरे बॉस को ये शिकायत करने लगे कि ये तो मेरे लड़की की उम्र की है, इन्होंने मुझे ऐसे कहा। फिर थोड़े समय के बाद वही व्यक्ति करीब 2 साल के बाद उन्हीं का व्यवहार बिल्कुल बहुत रिस्पेक्टफुल हो गया था। तो ये शुरुआती दौर की चुनौतियां थी, उसके बाद सब कुछ सहज होता चला गया।
जैसे देश के अंदर महिलाएं हर तरह से हर फील्ड के अंदर अपने आप को साबित करती हुई नजर आई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो तस्वीर है वो नहीं बदली है। महिलाओं के प्रति जो रवैया है, लोगों का नजरिया है, वो अभी नहीं बदला है। उसको लेकर क्या कहेंगे? बदलाव की बहुत जरूरत है अभी भी। बदलाव की जरूरत तो अभी भी है, क्योंकि हमारा आज भी पितृसत्तात्मक समाज है, बराबरी वाला अभी नहीं हुआ है। तो बहुत सी महिलाएं हैं, जैसे कि आर्म फोर्सेस की जो अधिकारी हैं, या और जब अब मिलिट्री पुलिस में भी महिलाएं आ रही हैं जो जवान के लेवल की जॉब है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये महिलाएं जो जगह बना रही हैं, जैसे अब हम फाइटर प्लेन उड़ाते हुए महिलाओं को देखते हैं, अवनी है, महिमा है, भावना है, तो इन सब के लिए जमीन 25 साल पहले बनी थी। तो मुझे लगता है कि जो अब काम हो रहा है अभी महिला सशक्तिकरण के लिए जो हम कर रहे हैं, उसका हम रिजल्ट देखते देखते हमें आने वाले 20-25 सालों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि आप विंग कमांडर रही हैं और अभी आप राजनीति में भी थोड़ा बहुत सक्रिय है, राजनेता कह सकते हैं एक बार को। तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए विधानसभा और संसद में? आपकी बात बहुत अच्छी है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब हम लोग आर्म फोर्सेस में आए थे, लॉजिस्टिक्स जो ब्रांच है, जो जहाज उड़ाने का काम नहीं है, हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी चीजें, पिन से एयरक्राफ्ट तक हर चीज खरीदते हैं। तो एक तो वो एरिया था जो बिल्कुल ही अलग था और वहां किसी तरह का आरक्षण भी नहीं था। अब जब मैं बाहर आई हूं, मैं बाहर यही चुनौती लेकर आई हूं कि अपने लिए, मेरे सामने यही है कि मैं राजनीति में ही जाना चाहती थी। उसका कारण ये था, लोग कहते जरूर हैं एक जुमले की तरह कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अब मेरे साथ, मैं अपने आप को अच्छा इसलिए कहती हूँ कि मैंने जितने भी टारगेट्स मुझे एयरफोर्स में जो मेरे सामने थे वो पूरे किए, और अब ये चुनौती मेरी अपना जो होम टाउन है विदिशा को लेकर है, जो भारत के पिछड़े जिलों में से एक है। तो मुझे लगता है कि वहां आने के लिए और इस लेवल तक आने के लिए कि मैं विदिशा के लिए कुछ कर सकूं, तो राजनीति एक प्लेटफॉर्म है। राजनीति असल में समाज सेवा का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक तो ये कि हमने इसके विभत्स रूप को ज्यादा देखा है, अच्छे रूप को कम देखा है। दूसरी चीज, महिलाएं आज भी हम बहुत से देशों से बहुत पीछे हैं महिलाओं के भागीदारिता के मामले में। तो जो 33% आरक्षण की बात कही जा रही है, मैं समझती हूँ उसको अमली जामा पहनाना पड़ेगा। अच्छा, हमने सुना है कि आपका जर्नलिज्म में भी काफी इंटरेस्ट रहा है, तो ये जरूर जानना चाहेंगे आप। असल में क्या था, हमारे समय में जब हमारे पेरेंट्स को हम मना नहीं कर सकते थे चीजों के लिए, और मेरे फादर को ऐसा लगता था कि जो विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, ये तो मेरी बड़ी इच्छा तो बचपन से ही थी कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है। एक हमारे समय में केवल दूरदर्शन था, तो एक प्रोग्राम आता था उस समय, ऐसा भी होता है, उसकी एंकर काफी कुछ मुझसे मिलती जुलती दिखती थी। तो मुझे लगता था कि मैं उनके जैसा कुछ करूं। जब मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैं बनना चाहती हूँ, एंकर बनना चाहती हूँ, या मैं जर्नलिज्म में जाना चाहती हूँ, तो उनका ये कहना था कि ये तो बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटा सा क्षेत्र है। उन्होंने कहा साइंस पढ़ो, लॉजिकल रीजनिंग ये सब ठीक हो जाएगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप जर्नलिज्म में बाद में चले जाना। तो फिर मेरी जो शुरुआती पढ़ाई थी वो पूरा मैंने एमफिल किया बायोकेमिस्ट्री में, वहां तक मैं पढ़ती चली गई। और फिर मेरे फादर चूंकि नहीं रहे बहुत कम उम्र में, तो फिर जर्नलिज्म की तरफ जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन 2003 में मैंने, हमारा एक मध्य प्रदेश में सागर में हरिसिंगौर यूनिवर्सिटी है, वहां से फिर मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया। तो अगर आपकी जर्नी की बात की जाए, इतना सक्सेसफुल रहा आपका जो सफर है, तो इसमें किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? क्योंकि बहुत, हमने सुना है कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, उन्हें टैकल किया और आगे बढ़ती चली गई। बस देखिए, क्या होता है कि जब आप ठान लेते हैं ना कि मुझे किसी भी कठिनाई में झुकना नहीं है और हताश नहीं होना है, तो शायद मुझे लगता है इसमें मेरे पेरेंट्स का, दोनों का, मेरी मदर का और मेरे फादर दोनों का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने बहुत सारा आत्मविश्वास बचपन से ही डाला था, और आगे चल के जब वो दोनों नहीं रहे तो वही काम आया जैसे कि कोई रोशनी दिखा रहा हो। तो तब मैंने कभी परिस्थितियों के सामने सरेंडर नहीं किया, स्ट्रगल किया। और मुझे और आपको दोनों को मालूम है, क्योंकि अपने क्षेत्र में आप भी स्ट्रगल करती होंगी, कि चाहे वो महिला हो या पुरुष, इस मामले में एक ही बात है, जो संघर्ष करता है वो अपने मकाम तक पहुंचता है। मैं अभी पहुंची हूं या नहीं पहुंची हूं वो तो समय तय करेगा, लेकिन हाँ,
उस रास्ते पर मेरी लड़ाई, मेरा संघर्ष अभी भी जारी है। हार नहीं मानी आपने कभी भी। अब जैसे क्योंकि आज महिला दिवस है तो हम चाहेंगे कि आप कोई संदेश दें, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो मुझे लगता है हर महिला के अंदर वो इंस्पिरेशन वाली बात होती है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आप जिस राह पे चल रही हैं, इस समय आपको बहुत आगे बढ़ना है, तो इस राह में आपसे बहुत सारे गलत निर्णय होंगे। हो सकता है कुछ आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो, कई बार आपकी टीम को चुनने को लेकर हो, कई बार आपके लव लाइफ में आप कोई गलती कर जाए। उन गलतियों के आगे बढ़ना है, उन गलतियों को स्वीकारिए, उनकी ओनरशिप लीजिए, लेकिन उनसे ग्लानि में मत डूबिए। बहुत ही अच्छा लगा अनुमा जी आपसे बात करके। तो हमारे साथ अनुमा जी को आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कठिनाइयों को अपना हथियार बनाया और आगे बढ़ती चली गई। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और ऐसी महिला शक्ति से जिन्होंने देश के अंदर अपना लोहा मनवाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इरा सिंघल की। शक्ति साहस प्रदायिनी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर गुजरने वाली इरा सिंघल जी 2014 की यूपीएससी टॉपर आज हमारे साथ है और महिला दिवस पर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब तक का आपका सफर किस तरीके का रहा, क्योंकि आप अपने आप में एक प्रेरणा है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आपसे बात करें और आपके जो संघर्ष की वो कहानी है वो लोगों तक पहुंचे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इरा सिंघल जो एक अपने आप में प्रेरणा है, आपकी प्रेरणा कौन है? मैं एक्चुअली किसी एक जने को प्रेरणा नहीं मानती हूँ। मेरे हिसाब से जीवन में अगर आप सीखना चाहते हो और आपकी सीखने की इंटेंशन है तो आप सबसे सीख सकते हो। तो मैं एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़े आदमी तक हर किसी से मैंने लाइफ में कुछ कुछ सीखा है। सिर्फ ये है कि आप अच्छाई देख पाते हो कि नहीं, आप कुछ सीखने लायक देख पाते हो कि नहीं। तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई एक जना प्रेरणा है। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए हैं, मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है, चाहे किताबों में पढ़ के, चाहे सामने से मिल के, और भी तरीक़ों से। आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। कुछ ऐसे किस्से जो आप हमसे शेयर करेंगे जो लड़कियों को प्रेरित करें? मेरे ख्याल से मैं बहुत लकी थी। मेरे घर में जो शुरू से भेदभाव होता है कि लड़कियों को ये करना चाहिए और लड़कों को वो करना चाहिए, वो हुआ नहीं। हमारे घर में हम जॉइंट फैमिली थे और सारे बच्चे एक साथ थे और सबके लिए टारगेट सेम थे, सबके लिए एक्सपेक्टेशन सेम थी और सबके लिए फैसिलिटीज़ भी सेम थी। तो हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि लड़की हो तो ये नहीं कर सकती हो, लड़का हो तो ये करो, एंड बट जब मैं दुनिया में बाहर कुछ करती थी, करना शुरू किया, तब मुझे ये देखने को मिला कि लड़कियों को तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और लड़कियों को तो ये नहीं बनने देंगे। जैसे कॉलेज में बाकी लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को तो लड़कियां लीडर कैसे हो सकती हैं, लड़कियां किसी क्लब की हेड कैसे हो सकती हैं, कॉलेज फेस्ट की हेड कैसे हो सकती हैं। तो ऐसे मेरे को बहुत मौके आए जहाँ पे आसपास के बहुत सैड होता है तुम्हारे पीयर्स अगर इस तरीके की बातें सोचते हैं। मतलब मुझे कभी टीचर्स से नहीं मिला, मुझे पीयर्स से मिला वो चीज़ कि लड़की है और एक लड़की वो मेरे जैसी दिखती है तो बिल्कुल ही आप कैसे कुछ भी कर सकते हो या आपको क्यों कोई मौका मिले। तो बट अगर आप में टैलेंट है और अगर आप सही आपकी इंटेंट है और आप सही काम करते हो, आप मेहनत पूरी करते हो, तो अपने आप आगे बढ़ते हो और अपने आप मौके आपके सामने आते हैं। एंड मैं एक चीज़ और मानती हूँ कि एक रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ। मेरे साथ ये बहुत हुआ है कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक क्लब है, एक सोसाइटी है कॉलेज की, और उसमें आपको नहीं पार्ट बनाते तो कोई बात नहीं, हमने दूसरा खोल लिया। सही बात। तो हमने ऐसे बहुत काम किए हैं। एंड ऑफ द डे हम लोगों ने कोई 10 नए क्लब्स खोल लिए थे कॉलेज में एंड हमने 4-5 फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करे। एंड इनफैक्ट बाकी लोग तो कॉलेज फेस्टिवल पे अटके रहे, हमने तो नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर दी। हमने थिएटर ग्रुप बना के पूरे दिल्ली में प्लेस करे। हमें कॉलेज में अपने प्लेस में लोग दिक्कत कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से मौका एक बार कभी कोई आपसे छीनता है तो आप इंटेंट है तो आप उससे बड़े मौके बना लेते हो। बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने कही।
अच्छा, इतने बड़े मुकाम पर आप पहुंची है, परिवार वालों का रोल किस तरीके का रहा, किस तरीके का सपोर्ट उनका आपको मिला? नहीं, मैं बिल्कुल 100% मुझे फैमिली से सपोर्ट मिला है, और ना ही फैमिली से मेरे जो फर्स्ट कजन्स रिलेटिव्स वगैरह भी हैं, सबसे मुझे सपोर्ट मिला। तो आई वाज वेरी लकी, मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। टैलेंट तो वाकई सभी जानते हैं आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। यूपीएससी का जो रिजल्ट है पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रहा है, क्या वजह मानती हैं आप? मेरे ख्याल से अब जो नया पैटर्न है उसमें एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ें लिखनी होती हैं। और क्या है, अब जो है ना, वो हाउ के क्वेश्चन आते हैं, वाई के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट के क्वेश्चन नहीं आते। तो व्हाट के क्वेश्चन में आपको याद करके जाना होता था, अब आपको समझ के जाना होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो डिफरेंस है, इससे पीपल विद वाइडर थिंकिंग, लोग जो अच्छा सोच पाते हैं, लोग जो ब्रॉडर सोच पाते हैं, उनको ज़्यादा मौका मिलता है। अभी भी आज के टाइम में तमाम उपलब्धियां पाने के बाद भी वुमेन्स जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या कारण माने? मेरे ख्याल से हम ना जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की बातें और लड़कियों के लिए जो बातें कर रहे हैं, वो हम लड़कियों से ही करे जा रहे हैं। सही, हमने लड़कों से तो बात ही नहीं करी। बिल्कुल। दुनिया दोनों से बनती है। दुनिया में एक के लिए अगर एटीट्यूड चेंज होना है तो वो दूसरे का भी होना है। हमने लड़कों को तो कभी कहा ही नहीं। हम लड़कियों को कहे जा रहे हैं तुम ऐसा करो, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, बट हम लड़कों को तो बता ही नहीं रहे कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है। तो मेन चीज़ जो मुझे लगता है हमें जिस पे काम करना है, वो अब हमें लड़कों को इस पूरी कॉन्वर्सेशन में लाना है और लड़कों को सिखाना है कि सब इक्वल हैं और सब इक्वली केपेबल हैं। आपके टैलेंट से आपकी क्षमता बनती है, ना कि आपके जेंडर से, एंड हमें अब लड़कों को ये बात सिखानी है। इसलिए शायद अब वहाँ कमी रह गई है जिसको हमें पूरा करना है। आपने पहले से ही सोचा हुआ था कि यूपीएससी क्लियर करना है, एस बनना है, पहले से ही decided था? एक्चुअली बहुत बचपन में डिसाइड किया था, बट जब होता है ना पहले वाले सपने जो होते हैं आपके, ये उस टाइम की बात है। बट उसके बाद हम दिल्ली मूव करे। पहले मैं मेरठ में रहती थी। दिल्ली मूव करके तो वो आप नॉर्मल यहाँ की उससे आ जाते हैं, और तब मुझे डॉक्टर बनना था। तो बचपन में मुझे या तो IAS IFS या डॉक्टर बनना था। तो मेडिकल में 12th में पापा ने लेने नहीं दिया बायो, तो वो तो वहीं रह गई ड्रीम। एंड उसके बाद फिर आई वेंट टू कॉर्पोरेट। बट मुझे कॉर्पोरेट में जाके रियलाइज़ हुआ कि मैं जो अपनी लाइफ से चाहती हूँ कि मेरे काम का लार्जर इम्पैक्ट हो सोसाइटी पे, मेरे काम से किसी का दिन अच्छा हो, किसी की लाइफ बेटर हो, वो नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं फिर वो बचपन के ड्रीम पे गई। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा सिविल सर्विसेज पे ड्यूरिंग कॉलेज या एजुकेशन के टाइम पे ऐसे फोकस्ड थी। क्योंकि इतना लंबा सफ़र रहा आपका, जितना भी जर्नी रही आपकी, कई कठिनाइयों को आपने फेस किया होगा। क्योंकि आपको तो फैमिली से सपोर्ट मिला, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता। क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए, कोई मंत्र? मैं एक चीज़ जानती हूँ, अगर आप अपने ऊपर पूरी तरह भरोसा करते हो तभी दुनिया आपको भरोसा करेगी। हम लड़कियों में एक कमी होती है, हम जिस दिन पैदा होते हैं हम एक गिल्ट के साथ पैदा होते हैं कि आप लड़की पैदा हुए हो, और उसके बाद दुनिया आपके ऊपर वो गिल्ट डालती जाती है, बढ़ाती जाती है। तो जब एक स्टेज आती है ना, जब अपने ऊपर भरोसा करना होता है, तब आप शायद आपको इतना गलत अपने बारे में सिखा दिया गया होता है कि आप वो नहीं कर पाते हो। पर अगर तुम अपने उस जो ट्रेनिंग है बचपन से उसको तोड़ पाओ। देखो, आप एक बात सोचो, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो नर्स और डॉक्टर भी आके कहते हैं कोई बात नहीं, अगला हो जाएगा। लड़की पैदा होती है तो ये कहते हैं कोई बात नहीं, अगला हो जाएगा। कोई मुंह से ना भी बोले कि अगला लड़का हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी भगवान की देन है, ये भी लक्ष्मी है। ये सब बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? लड़का आता है तो कौन बोलता है कुबेर आया है? सही बात है ना। तो लड़की आती है तो नहीं नहीं, हमारे घर में तो लक्ष्मी आई है। आपको दुनिया को कन्विंस करना पड़ता है, अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है। मैंने ये भी सुना है कि आप समाज सेवी भी हैं, मतलब लोगों की बहुत मदद करती हैं और बचपन से ही आपके अंदर ये भावना हाँ, है। इसीलिए मैं इस सर्विस में आई। हाँ, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि महिला दिवस है तो हम चाहेंगे कि हाँ। आप खुद अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है हम लोगों के लिए भी, तो हम चाहेंगे कि कोई संदेश। दुनिया तुम्हें बहुत बार कहेगी कि तू कमज़ोर है, तू नहीं कर सकती, तुझे क्या आता है, तुझे समझ नहीं है। पर जिस दिन आप खुद के लिए ये बात मान लोगे, उस दिन ही कमी हो जाएगी। बस आप वो सब कर सकते हो जो आप खुद पे विश्वास रखते हो कि आप कर सकते हो। कोई और आपको समझाने नहीं आएगा, कोई और आपके लिए कुछ करने नहीं आएगा, खुद के लड़नी पड़ती है। एंड आप वही बनोगे जो आप मानते हो आप बन सकते हो। अगर आप ही नहीं मानोगे तो कोई और तो बिल्कुल नहीं मानेगा। बिल्कुल। तो इरा जी को आपने सुना,
उनका कहना है कि ऑनेस्ट रहिए और अपने कर्म कीजिए, आगे रास्ते खुद से खुद निकल जाएंगे। आपने देखा कि किस तरह से ईरा सिंघल जी ने तमाम कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए हौसलों की उड़ान भरी, और ये अपने आप में हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। चलिए अब आपको ले चलते हैं सीमा ढाका के पास, जिन्होंने 3 महीने में 76 बच्चों को बचाया। शक्ति साहस प्रदायिनी। तो देश का सम्मान बढ़ाने वाली, गौरव बढ़ाने वाली एएसआई सीमा ढाका जी के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने 75 दिन में 76 बच्चों को रेस्क्यू किया। और किस तरीके की जर्नी इनकी रही, इनसे जानेंगे कैसे इनका सफ़र रहा, कैसे कठिनाइयों को इन्होंने सामना किया, टैकल किया। सीमा जी, क्योंकि आप शामली से आती हैं और ये जो बेल्ट है इसमें ज़्यादातर जो परिवार हैं अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में भेजते हैं या फिर दूसरे क्षेत्रों में भेजते हैं, लेकिन आपने एक अलग ही डिफरेंट फील्ड चुना, पुलिस का। तो जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरी फैमिली में सभी, ज़्यादातर मेरे जो कज़न हैं सभी टीचिंग लाइन में हैं। मेरी फैमिली में कोई भी दिल्ली पुलिस में या पुलिस में नहीं है, लेकिन वही बात है, किसी ना किसी को तो स्टार्टिंग करनी होती है, शुरुआत करनी होती है। शायद ये शुरुआत मेरे हाथ में लिखी थी। मेरे आसपास के एरिया में से मुझे नहीं लगता कि पुलिस में और कोई लड़की थी उस टाइम, जिस टाइम मैंने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था। और मेरे आने से मुझे लगता है कि उस एरिया से बहुत सारी लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं या दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया है जिन्होंने। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं शुरुआत मुझसे हुई है या जैसे भी हुई है। और दिल्ली पुलिस जैसे, जहाँ उस एरिया से कोई आना या कोई अपने बच्चे को भेजना पसंद नहीं करता था, वहाँ से लड़कियाँ निकल के आ रही हैं और देश का गौरव बढ़ा रही है, तो अच्छा लगता है। सीमा जी, जिस तरह से आप लोगों की ड्यूटी इतनी हार्ड है, काफ़ी प्रेशर भी रहता होगा, तो इसको एक चुनौती की तरह लेते हो या सहजता की तरह से, मतलब कैसे बैलेंस करते हो? चुनौती तो नहीं कह सकती, मैं अपनी ड्यूटी को एंजॉय करती हूँ। आपने मतलब आप किसी और से भी मेरे बारे में पूछेंगे, मेरा स्टाफ चाहे कितना भी काम हो, कोई भी मुझे केस रजिस्टर्ड करना हो, किसी कंप्लेनेंट को से बातचीत करनी हो या कुछ भी, मतलब कभी आप मुझे ऐसे नहीं देखोगे कि मैं गुस्से में हूँ या गुस्से में बात कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा लगता है और मैं इस चीज़ को एंजॉय करती हूँ, मैं इसको टेंशन नहीं लेती हूँ। लेकिन प्रेशर तो बहुत होता होगा। प्रेशर तो पुलिस के पास वर्कलोड ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली है, बट अगर ठीक किया जाए और उसको ना इतना लाइट ले तो ठीक है, अच्छा है। क्योंकि आप खुद एक 8 साल के बच्चे की माँ है, तो आपने 76 बच्चों को बचाया है। किस तरीके का अनुभव रहा, मानसिक प्रेशर रहा या कैसा रहा, मतलब इस दौरान? नहीं, कोई मानसिक प्रेशर तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ, जैसे कंप्लेनेंट थे जिनके बच्चे गुम हो जाते थे, वो यहाँ थाने में आते थे, मुझसे मिलते थे या बात करते थे, तो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ हो। उनकी बातें सुन के मुझे ऐसे फील होता था कि हाँ, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए और जैसे मैं कुछ कर भी सकती हूँ, जैसे दिल्ली पुलिस में हूँ तो मैं उनके लिए कुछ कर भी सकती हूँ। तो मैं हमेशा मतलब उनको, अपने आप को उनकी जगह रख के देखा है कि उन पे क्या बीत रही है। अगर हम ऐसा करके देखते हैं तो खुद पे खुद ही अपनी एक इच्छा हो जाती है उस काम को करने की, और कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है उस काम को करने का। तो शायद क्योंकि आप शुरू से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है अपने बेस पर, तो कितनी बड़ी लड़ाई समझे हम, क्योंकि ये आपने खुद स्टैंड लिया, खुद से बच्चों को बचाया। हाँ, खुद से तो नहीं कह सकते, हर काम करने में कोई अकेला कहे कि मैंने हाँ ये सब इतना कर दिया है। एक टीम की ज़रूरत होती है और ऐसे ही इस टीम के साथ मैंने काम किया है। जहाँ जहाँ मेरे स्टाफ की मुझे ज़रूरत होती थी, मेरे सीनियर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। क्योंकि आप ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं हमेशा ही एक्टिव रहती हैं, सक्रिय रहती हैं, दूसरी तरफ परिवार भी आपका,
तो कैसे मैनेज करती है, तो बहुत ही ज़रूरी है बिल्कुल, जानना। जैसे कि मैं एक माँ भी हूँ और घर की भी जिम्मेदारी होती है, तो बिना परिवार के कोऑपरेशन के आप ये नहीं कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। सेम ऐसा ही हुआ है। मेरे जो इन लॉज हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो मेरे बच्चे की देखभाल करनी हो या फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बाहर आना जाना हो, मेरे इन लॉज ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। आपको आउट ऑफ टर्न जाके प्रमोशन मिला है, तो एक एक्सेप्शनल केस है, तो आपके लिए किस तरह से प्रेरक है ये? प्रेरक मेरे लिए तो एक बड़ी बात है। जिस काम के करने से मुझे इतने लोगों ने जाना है, इतने लोग मुझे जान रहे हैं और मुझे मतलब इतना प्यार दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और इस सब का श्रेय मैं अपने जो मेरे कमिश्नर सर हैं, एस श्रीवास्तव सर, उनको दूंगी, क्योंकि अगर वो इतनी अच्छी स्कीम ना लाते और मैं ये काम ना करती तो ये शायद सब कुछ ये अचीवमेंट अधूरी रह जाती। तो सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि अगर उनकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा एक ये ऑफर मिला है जिसका मैंने लाभ उठाया है और काम किया है। अच्छा, हमेशा कहते हैं कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ है। अब आप एक स्त्री हैं, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? क्या आपके हस्बैंड मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल, कई केसेस में मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ, जैसे कोई रात को कोई केस आ जाता था या मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी किसी बच्चे के बारे में, मैं घर पे हूँ और हस्बैंड घर पे हैं, मेरे हस्बैंड भी दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, तो जैसे वो अगर वो घर पे हैं और इन्फॉर्मेशन मिली है तो रात को ही मैं उनको साथ लेके कि चलो इन्फॉर्मेशन मिली है, कई बार उन्होंने भी सपोर्ट किया है। और वही बात है कि पति पत्नी एक दूसरे का अगर वर्किंग है, कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो इतना सक्सेस होना किसी भी प्रोफेशन लाइफ में मुश्किल है जैसे हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनका तो सपोर्ट रहा ही है, तभी शायद मैं इतना अच्छा अचीवमेंट कर पाई हूँ। क्योंकि आप हम जैसी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है, तो हम चाहेंगे, क्योंकि आज महिला दिवस है, तो आप हमारी दर्शकों को, महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को अपनी तरफ से एक संदेश दें। हाँ बिल्कुल, ये कहूँ कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या उनको हर उसमें सपोर्ट करना चाहिए, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सभी इतना अवेयर हैं, अपनी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सभी उनको जो उनके सामने मौके आते हैं उनको करने का मौका देते हैं, उनको गाइड करते हैं अच्छे से। लेकिन हाँ, मैं एक लेडीज़ के लिए ये ज़रूर कहूँगी कि जब तक हम अपने मन में ये ना सोच ले कोई भी काम देख के कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ या मैं नहीं, जब तक मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये कर सकती हूँ तो वो काम नहीं हो सकता। और जब मैं अपने मन में ये सोच लूँगी कि मैं ये काम कर सकती हूँ तो वो काम अपने आप हो जाएगा। बस एक ये सोचने की ज़रूरत है कि हाँ मैं इस काम को कर सकती हूँ और वो अपने आप हो जाता है। तो अभी आपने सुना हमारे साथ दिल्ली की लेडी सिंघम सीमा ढाका जी को, जिनका कहना है कि एक सोच होनी चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए, जिसके दम पर आप जीत हासिल कर सकते हैं। हसवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है, कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। तू खुदा की दुआ। तो आज हमने महिला दिवस पर अपने इस खास कार्यक्रम उड़ान में आपको सबसे पहले मिलवाया भारत की पहली महिला विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से। उसके बाद हमने आपकी मुलाकात कराई IAS अधिकारी इरा सिंघल से, और उसके बाद हमने आपको मिलवाया 76 मासूम बच्चों को रेस्क्यू करने वाली सीमा ढाका जी से। और इन 3 शक्तियों से मिलने के बाद ये कहना ही पड़ेगा कि हमारी छोरी छोरों से कम है कि। चलिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए जनता टीवी के साथ। हर सवे